आइए मेरे बब्बर शेरों, आज शुरू करते हैं। ठीक है। मुख्य परीक्षा से कुछ दिन पहले मुख्य परीक्षा से कुछ दिन पहले क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या रिवाइज करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। मेरी सलाह तो यही है, जो आपने सेल्फ नोट्स बनाए हैं मुख्य परीक्षा से पहले उन्हीं को ही देखे। ज़्यादा डीपली जाने की, ज़्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें। ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में जो पढ़ा है वो ही भूल जाओगे। ठीक है। पर पढ़ते रहे, कुल मिला कर ये बात है। अब रिवीजन पर फोकस करें। जो आपने सेल्फ नोट्स बनाए हैं उन पर फोकस करें, उन्हें दोहराए पढ़ें। बेहतर होगा कि अब आखिरी के 15 दिनों का रिवीजन चार्ट बना ले। रिवीजन का क्रम इस तरह से बनाए कि डेट शीट का पहला पेपर सबसे अंत में आए। ठीक है। पहला पेपर सबके अंत में हो और अंत का पेपर पहले हो। नंबर 2, लेखन अभ्यास आपने क्या ही होगा, अब उसे धार दे और प्रस्तुतिकरण के महत्व को भी समझे। थोड़ा बहुत लिखना जारी रखे। स्टेशनरी खरीद ले जो परीक्षा में इस्तेमाल करनी है। स्टेशनरी जिसे मारवाड़ी में इंस्ट्रूमेंट कहते थे हम, ज्योमेट्री बॉक्स होती है, वो भी खरीद लें और उसे धार दे लेखन कौशल को, जो अलग अलग तरीके से शो करते हैं। अलग अलग कलर भी खरीद ले, ये सब आप खरीद लें। अब तक का करेंट अफेयर्स रिवाइज कर ले। जैसे 5 6 साल का है वो करेंट अफेयर्स फटाफट रिवाइज कर ले। शॉर्ट नोट्स तो आपके होंगे इतनी तैयारी किए तो। अब नया पढ़ना छोड़ सकते हैं। नया पढ़ना, ये दुनिया की मैदान में धूं धां करना छोड़ दें। ठीक है। ऐसे में हम पीछे रह जाते हैं, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो छोड़ देते हैं। परीक्षा के ठीक एक दिन पहले के तनाव से बचने के लिए अभी से तय कर ले कि उस दिन कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक रिवाइज करेंगे, क्योंकि पूरे साल का पूरा रिवीजन एक दिन में करना लगभग असंभव है। पूरे साल आपने जो पढ़ा है उसका एक दिन में रिवाइज करना भाई असंभव है। ठीक है। कम से कम 10 15 दिन तो लगता ही है। ठीक है। वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट के नोट्स या महत्वपूर्ण खंड दोबारा रिवाइज कर लें। ठीक है। ऑप्शनल जो आपने सुना है, सफलता का मूलभूत आधार आपका ऑप्शनल ही हमने रिजल्ट देखा। ठीक है। 2013 से 2023 तक 10 साल का रिजल्ट आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है। ठीक है। 2 लाख 3 लाख वाले उनको कुछ वैल्यू ही नहीं देते हैं, ऐसे फटाफट आपके आंखों से निकाल देते हैं। और मैंने पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया है। ठीक है। तो उसका महत्व को समझे, किसका वेटेज ज़्यादा है। ऑप्शनल का वेटेज ज़्यादा है मेरे भाई। तो ऑप्शनल तो जिस पर आपकी कमांड है, पकड़ है, वही लें और उसकी तो खूब तैयारी करें। ठीक, यही सब्जेक्ट है जो आपको सफलता की सीढ़ियाँ पार करवा देता है। ठीक है। 2025 नंबरों में से 500 नंबर इसके होते हैं। 25% ये है 2 विषय। ऑप्शनल का सब्जेक्ट 2 पेपर होता है, एक विषय का। मुख्य परीक्षा सिर पर है और ये भी संभव है कि खूब पढ़कर भी आप एक अजीब सा तनाव महसूस कर रहे होंगे कि ये स्वाभाविक है। मैं भी परीक्षा से पहले तनाव का सामना करता था, पर इसका ये मतलब नहीं कि तनाव में बिखर जाए। मैंने कहीं पढ़ा था, मुश्किलें सब पर आती है, कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है।
बहुत अच्छी बात है। ये कोटेशन बहुत अच्छा है। कविता के रूप में तो ये रस में इतना नहीं है कि कविता के रूप में हम पढ़ सकें। ऐसे पढ़ सकते हैं शायरी के रूप में। मुश्किलें सब पर आती है, कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। और ये आप बखूबी समझते हैं कि व्यर्थ के तनाव से कोई फायदा तो होने से रहा, बल्कि नुकसान जरूर हो सकता है। व्यर्थ के तनाव से आपको नुकसान जरूर हो जाएगा। अगर आप स्ट्रेस लेकर एग्जाम देने जाते हैं तो आप काफी एक्सट्रीम चले जाते हैं और पेपर में सभी पक्षों को नहीं उबार पाते हैं। लिहाजा किसी की बात में ज़्यादा ना आए और खासकर सेकी बगाड़ने वालों से बचें। जैसे सेकी बगाड़ने वाले बहुत लोग होते हैं जो आपको गिराने वाले हैं, ठीक है। पहले तो आपको सटाएंगे वो, ठीक है, फिर इतना गहरा खड्डे में धक्का मारेंगे कि निकलना भी दुश्वार हो जाएगा। खास करके इन लोगों से बचें। जो आपने नहीं पढ़ा है जरूरी नहीं कि परीक्षा में वही आएगा। अतः जितना पढ़ा है उतना काफी है, बस उसे दोहराते रहे और कूल रहे, मतलब ठंडा रहे, ठंडा मिजाज से रहे, हंसमुख रहे, ठीक है। किसी एक सवाल या समस्या पर ज्यादा केंद्रित ना हो, उससे ध्यान हटाकर आगे बढ़े। साल भर की तैयारी एक तरफ है और परीक्षा के दिन आपका प्रदर्शन एक तरफ है। अतः सिर पर ज्यादा बोझ ना रखते हुए मुस्कुराते हुए परीक्षा देने जाए। साथ ही ये भी है कि अपने स्वास्थ्य का खुद ध्यान रखें। छोटी छोटी बातों पर कंफ्यूज ना हो और तनाव ना ले। अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो उसे मुख्य परीक्षा के बाद के लिए छोड़ दे। कोई आपको परेशान कर रही है बात, वो मुख्य परीक्षा के बाद के लिए छोड़ दे। अब परीक्षा भवन में, तो परीक्षा भवन में क्या प्रदर्शन होना चाहिए, इसके बारे में ही है। तो परीक्षा भवन में तो यही प्रदर्शन हुए, समय से पहले पहुंचे वहां और अपना डॉक्यूमेंट एक्यूरेट रखे, जिसका वेरिफिकेशन होता है वहाँ। और आप वहाँ अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करें, ठीक है। यही है। परीक्षा भवन में 3 घंटे के स्वर्णिम समय में हिम्मत ना हारें। बाद लोग पेपर को देखकर हिम्मत हारने लग जाते हैं, लेकिन आप तो हो बहादुर शेर है जो मारवाड़ी पढ़ाई आजाद शेरानी के साथ जुड़े हो। तो हो बहादुर कभी घबराते नहीं है, ठीक है। हाथों में साले है फिर भी कलम संभाले है, क्योंकि हम मारवाड़ी पढ़ाई आजाद शेरानी वाले हैं, ठीक है। हालांकि मेरे चैनल पर कुछ कंटेंट नहीं है, मुझसे लोग जुड़े हुए नहीं है, पर मैं ये दावा कहता हूँ जो सत्य निष्ठा से काम करता है वो जीवन में सफल जरूर होता है, ठीक है। और मैं एक बेहतरीन स्काउट भी रहा हूँ। तो स्काउट का एक दायित्व होता है, ठीक है। स्काउट के नियम एक होता है, उसके 9 पार्ट होते हैं। 9 पार्ट में से स्काउट सबका भाई होता है। प्रत्येक स्काउट उसका भाई होता है, ये सही है। दूसरा नियम, और स्काउट विनम्र होता है। स्काउट मितव्ययी होता है, कम खर्चीला होता है, ठीक है। ये भी है। 8वां नियम है ये। स्काउट साहसी 7वां नियम है। स्काउट अनुशासनशील होता है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने में सहायक होता है, ठीक है। तो हम सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा कर रहे हैं। स्काउट पशु पक्षियों का मित्र होता है, प्रकृति प्रेमी होता है। तो आपके मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा है ये, मैं प्रकृति प्रेमी कितना हूँ, ठीक है। हमेशा प्रकृति प्रकृति करता ही फिरता हूँ, ठीक है। और
किसी को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, तो मेरे मंगरे पर आकर बैठ जाना, आजमपुरा की धरती पर। ऑक्सीजन इतनी मात्रा में मिलेंगे, आप अनुमान भी नहीं लगा सकेंगे। तो मैं एक जीवन दाता भी हूँ, ठीक है। और आपको कुछ बात बता रहा हूँ, तो इसका भी बेनिफिट मिलेगा मुझे, ज़रूर मिलेगा। सत्यनिष्ठा से काम किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है मेरे भाई, ज़रूर मिलेगा मुझे एक दिन इसका, ठीक है। देख लेना एक कितना बड़ा झुंड लेकर हम आईएएस बनाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे, अभी तो सफल होने दो, अभी तो शुरुआत की है, आगे आगे देखते जाओ कैसे क्या होगा, ठीक है। ये बार बार नहीं मिलता है मौका। पूरी ऊर्जा लगाकर 3 घंटे लिखे और सारे प्रश्न हल करने की कोशिश करें, ठीक है। वो भी आप किस तरह लिखे, पहले हमने बात कर ली हो, वो आप पैराग्राफ के रूप में लिखे तो अच्छा रहेगा, बिंदियाँ लगाने से, ठीक है। शब्द सीमा में आपके लगभग 20-25 का हेर फेर हो सकता है, कम लिखे तो भी घबराए ना, पूरा पूरा नंबर मिल जाएंगे। शब्द सीमा के अनुरूप लिखे, और आपको खुद पता होना चाहिए कि यूपीएससी की बुकलेट में आपके एक पेज पर कितने शब्द आएंगे, उतने ही पेज लिखे। परीक्षा के दौरान शब्द गिनकर समय कतई व्यर्थ ना करें। वैसे भी शब्द सीमा थोड़ा बहुत आगे पीछे होने के कोई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रश्नों को धैर्य पूर्वक पढ़े, मतलब आप शांति से पढ़े, पीसफुल होकर, ठंडा मिजाज करके, तनाव की गठड़ी को दूर फेंक कर आए और उसको पढ़े, समझे क्या कहना चाहता है एग्जामिनर, ठीक है। आप पाएंगे कि उत्तर की दिशा आपको प्रश्न में ही मिल जाएगी, मिलता जुलता आंसर होगा उससे। लिखने की गति बढ़ाए और पठनीय स्पष्ट लिखे। महत्वपूर्ण बिंदु और वाक्यों को अंडरलाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण बातों को अंडरलाइन करने से अच्छा ही प्रभाव पड़ता है। अंडरलाइन वाली चीज़ों को पढ़ता है एग्जामिनर, ठीक है। अंडरलाइन कोई दोहराई नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कर सकते हैं महत्वपूर्ण जो चीज़ है उनके लिए। और कोशिश करें कि आपके पैराग्राफ बहुत लंबे ना हो, कोशिश करें शॉर्ट पैराग्राफ हो, छोटे छोटे। यदि कहीं पर 200 शब्दों का उत्तर लिखने की अपेक्षा की गई है, और बेफिक्र होकर 150 से 175 शब्दों में लिख दे। महत्वपूर्ण बातों और तर्कों को कम शब्दों में समेटने की कोशिश करें। यदि कोई उत्तर लिखते समय कोई हाल फिलहाल का घटनाक्रम ध्यान आए तो उसका भी प्रासंगिक उल्लेख कर सकते हैं। निम्न पैराग्राफ में लिखे सामान्य अध्ययन में भी कोशिश करें कि छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखें। ज़रूरत पड़ने पर बिंदुओं के माध्यम से भी लिख सकते हैं। यदि संभव हो तो क्रम से सवालों को हल करते चले। यदि आखिरी के सवालों के लिए समय ना बचा हो तो उत्तर की रूपरेखा या बिंदु लिख आए। कोशिश करें कि कोई प्रश्न अनुत्तरित ना रहे, ये कोशिश करें कोई भी छूटे ना प्रश्न, सारे प्रश्न हो। आपके ही कुछ ज्ञानी टाइप के मित्र परीक्षा केंद्र के बाहर परीक्षा से कुछ मिनट पहले लंच ब्रेक में और फिर परीक्षा के बाद प्रश्नों का विश्लेषण और उत्तरों की तुलना करते दिखेंगे। उनसे ठीक ठाक दूरी बनाए रखें और ध्यान ना दें। बाज से लोग, बहुत लोग होते हैं जो उन पर चर्चा करते हैं ज्ञानी लोग, तो उनसे बचें। क्यों? वो आपको भ्रमित करेंगे और आपको तनाव डालेंगे दिमाग पर, ठीक है। तो इन तनावी कीड़ों से दूर ही रहे तो ही अच्छा होगा, तो ये आपकी समझदारी है। ऐसा सोचे कि अभी हम ही है, कलेक्टर है, राष्ट्रपति हम ही है,
ठीक है, हम ही फैसला दे रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ हम ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज जस्टिस है। तो चीफ जस्टिस होकर आप पूरे क्वेश्चन आंसर आंसर दे, ठीक है ना, ये ना सोचे हम तो कुछ नहीं है, उनसे ज़्यादा ज्ञानी है। और तनावी कीड़ों से तो बचते ही रहे तो ही अच्छा रहेगा। सामान्य अध्ययन या या अन्य किसी विषय का कोई एक प्रश्न पत्र यदि कुछ खराब हो भी जाए तो उसका तनाव कतई ना ले, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा भी प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना आपको लग रहा है। चीज़ों को जोड़ना तथा उन्हें समग्र रूप से देखना सीखें और समस्या को सभी पहलुओं के साथ समझने की कोशिश करें। अच्छा प्रस्तुतिकरण और स्पष्ट लेखन अंक बढ़ाते हैं, अतः इनको अनदेखा अनदेखी ना करें। अंत में यही कहना है कि अंत भला सो सब भला, यानी अगर अभी भी आप अच्छे से लिख कर आ जाते हैं तो पहले की सब लापरवाहियों बेअसर हो जाएगी। अब सातवां पाठ कल पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा क्रांति। जोर से के एक बार अपना कमरा गूंजना चाहिए। जय शिक्षा क्रांति। ठीक, शर्माए ना, ठीक है, शर्माते शर्माते हम इतने पीछे रह गए। भारतीयों को शर्माना नहीं चाहिए, हमें गर्व है हम भारतीय हैं, ठीक है। जोर से के जय शिक्षा क्रांति। हमेशा अपनी शिक्षा क्रांति को जिंदाबाद जोरदार जबरदस्त ही रखें, ठीक है। ये नारा लगाते रहे, कभी भी आप उद्बोधन दे भाषण दे तो आप लास्ट में जय शैक्षिक क्रांति जय शिक्षा क्रांति कहते रहें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।